नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमने व्याख्याता सीरीज शुरू की है पेपर फर्स्ट के लिए। याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं। हमारा टारगेट है 30 में से 30 नंबर। आज हमारी क्लास शुरू हो रही है 27 नंबर की। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हम राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में जब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड की, तो 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं दे रखी होती है। पहली बात आती है जी कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा के बाद एक सभ्यता आहड़ की सभ्यता, एक सभ्यता आपके बैराट की सभ्यता और एक सभ्यता आपके गणेश्वर की सभ्यता। 4 सभ्यताएं हैं। प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में चारों सभ्यताओं के बारे में बहुत विस्तार से परिचर्चा करने की। स्कूल लेक्चर 2024-25 का पीजीटी का आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। मित्रों, अगर आपका सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना तो यह कोर्स आपके लिए हो सकता है। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही लाइव वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? लाइव वीडियो क्लासेस आपको मिलती है, इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन हम आपको दे रहे हैं और भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप एक बार काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर विजिट करिएगा। विशेष तौर पर इतिहास के विषय के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण यह कोर्स है। तो इतिहास प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर बात कर सकते हैं। डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं विशेष तौर पर फर्स्ट ग्रेड को लेकर के। फर्स्ट ग्रेड में जीके वाले पोर्शन को लेकर के, और जीके वाले पोर्शन में एक टॉपिक दे रखा है आपके। टॉपिक क्या है? टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। बताएं टॉपिक क्या है? तो याद रखिएगा, हमारा यह टॉपिक होता है राजस्थान की सभ्यताएं। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं आपके सिलेबस में दे रखी है। पहली महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा है। क्लियर हो गई? कालीबंगा के बाद एक सभ्यता आपके आहड़ आ जाती है, एक सभ्यता आपके दे रखी है बैराट और एक सभ्यता दे रखी है जी गणेश्वर। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये 4 सभ्यताएं हमें पढ़नी है और 4 से क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, बनने वाले सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, बड़े गजब की तरीके से बात करेंगे। इमेज के फॉर्मेट में पढ़ाता हूं। यह आप एक तरह से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का डेमो भी मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभ्यताएं कैसे विकसित होती है। ठीक है, क्योंकि जब मनुष्य हमारे बीच में आता है तो भाई साहब वो तो आदि मानव होता है, कुछ नहीं जानता था वो पहले। धीरे धीरे यह आदि मानव क्या हो गया? सभ्य हो गया, और सभ्य जब हुआ तो यहीं से हमारे यहाँ पर सभ्यता का डेवलपमेंट प्रारंभ हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? मानव जब सभ्य हुआ तो यहीं से हमारे यहाँ क्या शुरू हो गया? सभ्यता का विकास शुरू हो गया। कहा जाता है पशुवत जीवन व्यतीत करने वाला मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़ करके अपने दूसरों के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, यहीं से सभ्यता के बीज अंकुरित होने लगते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहीं से सभ्यता के बीज शुरू होते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले 1870 ईस्वी में C.A. हक्कट के द्वारा किया गया था। इन्होंने जयपुर और इंदागढ़ के क्षेत्र से पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी थी जो क्वार्टजाइट पत्थर से बनी हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? जबकि पुरापाषाण कालीन उपकरण सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो 1870-71 में A.C.L. कालाइल के द्वारा जायल, अमरापुरा और डिडवाना, तीनों ही नागौर में पड़ते हैं। डिडवाना अलग से जिला बन गया, वहां से यह सारे साक्ष्य खोजे गए थे। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला प्रयास किसने किया? तो भैया याद रखिएगा, यहां पर लिखिएगा पुरातात्विक पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम प्रयास, नाम याद रखिएगा, C.A. हक्कट। कब किया? 1870 ईस्वी में किया। इन्होंने 2 स्थान, पहला एक स्थान आता है इंदरगढ़, इंदरगढ़ पड़ता है हमारे बूंदी में, और एक है जयपुर से। इन दोनों स्थानों से क्या खोजी? तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी।
क्या ये बात क्लियर हो गई? कुल्हाड़ी को ही आपको पता होगा क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों इसे हैंड एक्स कहा जाता है। क्वार्टजाइट पत्थर प्राचीन काल में मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक कीमती पत्थर हुआ करता था, जिससे मनुष्य उपकरणों का निर्माण किया करता था। तो इंद्रगढ़ और जयपुर से क्वार्टजाइट पत्थर की कुल्हाड़ी C.A. हक्कट के द्वारा खोजी गई। ठीक है, चलिए बात आती है 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में एक व्यक्ति होता है, डेट्स कॉल्ड E.C.L. कार्लाइल। बताओ क्या नाम है? तो याद रखिएगा जी, E.C.L. कार्लाइल। इस कार्लाइल ने अमरापुरा, एक नाम याद रखिएगा जायल, और एक नाम याद रखिएगा डिडवाना। 3 महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, यहां से क्या खोजा? तो याद रखिएगा यहां से भी पुरातात्विक उपकरण खोजे थे, पुरातात्विक उपकरण खोजे। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अमरापुरा, जायल और डिडवाना से पुरातात्विक उपकरण खोजने का काम किसने किया था? A.C.L. कार्लाइल ने किया, 1871 में किया था। ठीक है, जबकि 1870 में यह कार्य C.A. हक्कट के द्वारा किया गया था, जिन्होंने इंद्रगढ़ और जयपुर से क्वार्टजाइट पत्थर की कुल्हाड़ी को खोजा था। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ठीक है, तो A.C.L. कार्लाइल के बारे में कहा जाता है जिन्होंने व्यवस्थित कार्य किया था। इन्होंने क्या किया? तो याद रखिएगा व्यवस्थित कार्य संपादित किया था, इसीलिए A.C.L. कार्लाइल का अपना अलग महत्व है। अब थोड़ी सी बात करते हैं C.A. हक्कट के बारे में। प्रश्न EORO के एग्जाम में पूछा गया था, जो पिछले साल 13-14 मई के आसपास हुआ था। जबकि मेरे दोस्त A.C.L. कार्लाइल का प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता इतिहास के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हमारी सभ्यताओं की ओर लौटते हैं। भैया हमारी जो पहली सभ्यता हम देखते हैं, उस सभ्यता का नाम आता है कालीबंगा सभ्यता। बताओ भाई कौन सी सभ्यता है? तो याद रखिएगा ये सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। बहुत अच्छे से कुछ प्रश्नों का और कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा। इतिहास विषय में सभ्यताओं के संदर्भ में कहा जाता है जी बड़ा बोरिंग विषय होता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं साहब, अगर सभ्यताओं को एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाए तो ये सभ्यताएं बहुत आनंद प्रदान करती है। और इतिहास में जरूरी थोड़ी हमें आनंद ही लेना हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? आनंद लेने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। अभी 1 साल पढ़ाई कर लेते हैं तो जिंदगी भर आनंद ही आनंद है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कालीबंगा की वस्तु स्थिति के संदर्भ में थोड़ी सी बातें को समझने की कोशिश करिएगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में काली घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई साहब? दक्षिण पश्चिम में यह स्थित देखने को मिलती है। तो सबसे पहले कालीबंगा के संदर्भ में अगर कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहूं तो इसकी स्थिति कहां पर है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सर यह है हमारे राजस्थान में। राजस्थान में एक जिला आता है और उसका नाम है हनुमानगढ़। क्लियर हो गई? हनुमानगढ़ में सरस्वती, या इसे वर्तमान में कहा जाता है घग्गर नदी, इसे ही द्रस्वती नदी भी कहते हैं, के किनारे पर यह स्थित है। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? और किस भूभाग में है? तो भैया हनुमानगढ़ जिला जो है इसके दक्षिण पश्चिम में पड़ती है यह सभ्यता। दक्षिण पश्चिम में यह सभ्यता स्थित है। बताओ भाई क्या ये बात क्लियर हो गई? कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है और द्रस्वती नदी के किनारे। घग्गर सरस्वती को ही द्रस्वती कहते हैं। द्रस्वती का तात्पर्य होता है जो दिखाई नहीं देती है, अर्थात हम इस बात को जानते हैं कि घग्गर एक ऐसी नदी है, सरस्वती एक ऐसी नदी है जो कि जमीन के अंदर बहती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा। अब देखिए साहब, जब स्थिति के बारे में परिचर्चा कर ली जाती है तो इसके बाद चर्चा आती है कि साहब इस सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? तो भैया 1952 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। बताओ भाई किसने खोजा था? तो याद रखना अमलानंद घोष ने खोजा। आपके एग्जाम में अमलानंद घोष नहीं दे करके ए घोष भी दे दिया जाता है, इन्होंने खोजा था। अब ये कौन थे? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे यह, के
तात्कालिक महानिदेशक। क्लियर हो गए? यानी कि ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे भाई साहब कि ऐसे एरे गेरे नत्थु खेरे कालीबंगा में आकर के उत्खनन करना शुरू कर दे, नॉट पॉसिबल। एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक थे, इनके नेतृत्व में खुदाई का, इनके नेतृत्व में इसकी खोज का काम हुआ था। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इस सभ्यता का उत्खनन जो कार्य है वह किसने किया? बहुत अच्छे से समझिएगा। उत्खनन करने में कई सारे महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका रही, लेकिन इसका उत्खनन जो है वह मेरे प्यारे साथियों 1961 से 1969 के मध्य में हुआ था। बीबी लाल नेता थे, बीके थापर, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन, एसपी श्रीवास्तव, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। तो 1961 से 1969, 1961 से 69 के मध्य लगभग 11 लोगों की यह टीम थी। इस बात को समझिएगा। कितने लोगों की टीम थी भाई साहब? 11 लोगों की टीम थी, जिनमें एक नाम आता है बीबी लाल का। ठीक है, बीबी लाल जो है वह इन्हें लीड कर रहे थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नेतृत्व करता थे बीबी लाल। इसके बाद एक नाम आता है डेट इज बी के थापर। क्लियर हो गई? चलिए एक नाम और याद रखिएगा, एसपी जैन। एसपी जैन थे। और मेरे दोस्त एक नाम याद रखिएगा, डेट इज एसपी श्रीवास्तव। कई सारे लोग इसका उत्खनन करने के लिए आए थे। श्रीवास्तव सर। एक नाम याद रखिएगा, डेट्स कॉल एमडी खरे। ठीक है, एमडी खरे हो गए, एसपी श्रीवास्तव हो गए, एसपी जैन हो गए। ठीक है, एक नाम और याद रखिएगा, डेट्स कॉल के एम श्रीवास्तव। ठीक है, कुल मिलाकर के 11-12 लोग थे, लेकिन उन 11-12 का नाम याद नहीं रख करके कुछ महत्वपूर्ण नाम याद रखेंगे। ठीक है, और यहां से पहले भी हमारे सवाल पूछे गए। एक सवाल अक्सर विद्यार्थी पूछता है कि सर कालीबंगा सभ्यता के बारे में इतना तो पढ़ लिया, एक बार इसका कालक्रम भी बता दो कि यह सभ्यता कब से कब तक अस्तित्व में थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 2250 यानी कि 2250 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी। 150 साल यह हमारे बीच में रही। 2400 से 2250 ईसा पूर्व। क्लियर हो गई? 2400 से लेकर 2250 ईसा पूर्व कालीबंगा सभ्यता हमारे यहाँ पर अस्तित्व में रहती है। क्लियर हो गई? तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करिए कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो है उसके कुछ और नाम पढ़िएगा, कितने स्तरों पर उत्खनन हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए। देखिए साहब, अगर मैं कालीबंगा शब्द की बात करता हूं, ठीक है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, काली प्लस बंगा। बंगा सिंधी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चूड़ियां। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तो मेरे दोस्त इसे कहा जाता है काले रंग की चूड़ियां। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कहा जाता है जी? काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। ठीक है, चलिए सर, इसके अब तक जो है 5 स्तर खोजे जा चुके हैं। कितने स्तरों पर खुदाई का कार्य हो चुका है? 5 स्तरों पर खुदाई का काम हो चुका है। सर 5 स्तरों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं इतिहास विषय की परिचर्चा बता रहा हूं। चलिए एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। मेरे पास यहाँ पर कुछ पेन है, आप देखिएगा, कुछ पेन है मेरे पास। ये पहला पेन, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, और ये नंबर 4। ठीक है, अब मैं अगर आपसे यहाँ पर यह पूछूं कि इन 4 पेन में से सबसे प्राचीन पेन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? सर सबसे प्राचीन पेन जो है ये नीचे वाला है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? वेरी गुड। 4 पेन में सबसे नवीन पेन कौन सा है? तो आप यही कहेंगे सर सबसे ऊपर वाला है। भैया सभ्यताओं के मामले में भी यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। 5 स्तर है, सबसे प्राचीन स्तर जो है वह सबसे नीचे वाला होता है, फिर उसके बाद उसके अगला, फिर अगला, और सबसे नया वाला सबसे ऊपर होता है।
तो मेरे दोस्त 5 स्तरों पर खुदाई का काम किया गया है, यह बात याद रखना। 5 में से जो शुरुआती 2 हैं यह प्राक हड़प्पा है। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है जी हड़प्पा से भी प्राचीन है, और अगले 3 स्तर जो है यह हड़प्पा के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके समकालीन है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हड़प्पा कालीन है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। आईवीसी का तात्पर्य होता है डेट्स कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, और प्राक हड़प्पा का मतलब होता है प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, कालीन। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? काले रंग की चूड़ियां हैं, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा एक चित्र में आप लोगों को दिखाता हूं, शायद उससे कुछ बातें आप लोगों के क्लियर हो जाए। देखिएगा, यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली है जी, जो इस तरह से, देखिए यह है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होने की वजह से इसे क्या कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता कहा गया है। जब इस सभ्यता का उत्खनन किया गया तो उस उत्खनन कार्य के दौरान यह है कालीबंगा का वह टीला जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देख लीजिए आप, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्लियर हो गई बात? बता दीजिए एक बार। आगे बढ़े। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी और विस्तृत सभ्यता थी, तो क्या इसके कुछ उपनाम भी रखे गए होंगे? बिल्कुल सर, इसके कुछ उपनाम रखे गए। जैसे अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, यह नाम दिया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा। सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानियों का तात्पर्य है, पहली मोहनजोदड़ो, दूसरी हड़प्पा और तीसरी कालीबंगा। क्लियर हो गई? चलिए, इसे क्या कहा गया है? तो इसे ही कहा गया है सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती। सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती कहा जाने का कारण है जी, क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर कच्ची ईंटें हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? तो नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है बहुधान्य कटक। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? इसे क्या कहा जाता है? तो बहुधान्य कटक, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। लिख लीजिए। क्लियर हो गई? घर कच्ची ईंटों से बनी हुई है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। देखो जी, एक बात बताओ, एक अमीर आदमी है ना, अभी हाल ही में भारत में बहुत विशाल शादी संपन्न हुई, 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, हमने पहले भी चर्चा करी, और उन्होंने अपनी संपत्ति का केवल 0.05% खर्च किया था। एम आई राइट और रॉन्ग? वहीं एक आम आदमी अपने पुत्र या पुत्री की शादी में अपनी कुल जमा पूंजी का 50% से ज़्यादा खर्च कर देता है। तो एक गरीब आदमी कच्ची ईंटों के मकान में रहता है, कोलू के मकान में रहता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? वही एक अमीर आदमी महलों में रहता है सर। समझ में आ गई क्या बात? तो घर कच्ची ईंटों के बने हुए थे सर। लिख लो इसे। लिख लिया? चलिए, अब बात करते हैं कि सर इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। तो कालीबंगा की विशेषताएं, कालीबंगा की विशेषताएं बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले तो यहां पर यह जानिए कि सर इस सभ्यता का जो आकार है वह कैसा है। तो याद रखिएगा, इसका आकार होता है सम चतुर्भुजा जाकार। आकार है सम चतुर्भुजा का। उदाहरण के लिए
इस तरह से होता है ना समचतुर्भुज, इस तरह से है। आप ऐसा मत समझना कि ये काजू कतली के जैसा है, मैं पहले ही बता दूं यह एक समचतुर्भुजाकार आकृति में फैली हुई है, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई निर्मित की गई है। जैसे इस तरह से घर बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो समचतुर्भुजाकार आकृति में यह सभ्यता फैली हुई है। क्लियर हो गई। यहीं पर हमें विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यह खेत इस सभ्यता के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि साहब यहाँ पर दो फसलें एक साथ उत्पन्न की जाती थी। दोहरी फसलों का प्रमाण मिला है, जिनमें आप कह सकते हैं चना है, जौ है, ठीक है, सरसों है, इस तरह की दो फसलें, गेहूं हैं, जौ हैं, इस तरह की फसलें उत्पन्न की जाती थी। तो अगली महत्वपूर्ण बात लिखिएगा, विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है। ये किस दिशा में है? यह दक्षिणी पूर्वी दिशा में है, दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। क्लियर हो गई। जुते हुए खेत में दोहरी फसलों का प्रमाण, दोहरी फसलों का प्रमाण, दोहरी फसलों में आप नाम याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो चना, सरसों, चना हो गई, सरसों हो गई, जौ हो गया, गेहूं हो गया, यह फसलें। क्लियर हो गई। तो दोहरी फसलें। अब आप कहोगे सर दोहरी फसलें हमें समझने में नहीं आई। भैया दोहरी फसलों का तात्पर्य होता है कि एक साथ दो फसलों का उत्पादन करना। समझ में आ गई। चलो आपको एक उदाहरण देते हैं। कभी आप सवाई माधोपुर साइड जाइएगा तो वहां पर क्या होता है, अमरूद, अमरूद जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से उत्पादित किए जाते हैं, काफी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। तो वहां पर कभी यात्रा करिएगा, चाहे बस से करिए चाहे ट्रेन से करिए, जहां भी आपकी इच्छा हो, तो वहां पर हम देखेंगे कि खेत में अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, और नीचे किसानों ने दूसरी फसल बो रखी है। तो एक साथ दो फसलें उत्पादित करते हैं, पेड़ों से अमरूद और नीचे फसल से जो भी खाद्यान्न फसल होती है उसका उत्पादन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं दोहरी फसलों का उत्पादन। क्या ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं कालीबंगा की बात करता हूं तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमें ईंटें प्राप्त हुई है। 3 प्रकार की ईंटें मिली है भाई साहब, याद रखिएगा। सबसे पहली ईंट मिली है कच्ची, ठीक है, एक ईंट मिली है पक्की, और एक मिली है जी अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट का तात्पर्य होता है टाइल। ईंटों का आकार कैसा रहा है? तो भैया अगर ईंटों के आकार की बात करता हूं 4:2:1, यह ईंटों का आकार है। क्लियर हो गई। चलो अब मैं आपको एक बार अलंकृत ईंट दिखाता हूं। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए यहां पर आपको यह अलंकृत ईंट नजर आ रही होगी, नजर आ रही है। यह कालीबंगा से प्राप्त हुई अलंकृत ईंट है। ये देखिए टाइल्ड फ्लोर है एट कालीबंगा, कॉपीराइट ASI के पास है। यह ईंट कुछ इस तरह की नहीं है क्या जिसे हम हमारे घर में जब टाइल का उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा, आप चाहे कोटा रहे, चाहे जयपुर रहे, या राजस्थान या भारत के किसी भी हिस्से में रहे, तो मेरे प्यारे साथियों घर के बाहर लाल कलर की टाइलें लगाई जाती है। ये कुछ कुछ वैसी नजर नहीं आ रही है। आप देखिए ये कालीबंगा से मिली है। आप सोचो यह इसके बारे में जब यह पता चला तो क्या कहा कि यह किसी साहूकार का घर होगा। समझ में आ गई क्या? किसका मकान बताया गया? इसे किसी साहूकार का घर बताया गया है। यार जो अमीर आदमी होगा भाई साहब वही अपने घरों में टाइलें लगा सकता है जी। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। चलिए साहब बहुत बढ़िया, लिख लिया। चलिए साहब इसके अलावा कालीबंगा से हमें और क्या क्या प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा उस बातों को समझिएगा। देखो कालीबंगा से एक हमें प्राप्त हुई है जी बेलनाकार मुद्रा। बताओ भाई क्या प्राप्त हुई है? याद रखिएगा जी बेलनाकार मुद्रा प्राप्त हुई है। बेलनाकार मुद्रा डेट्स कॉल्ड सिलेंडर टाइप, इस तरह की, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक मुद्रा प्राप्त हुई है
और इस मुद्रा पर व्याघ्र का चिन्ह बना हुआ है। किसका चिन्ह बना हुआ है? व्याघ्र का चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा कालीबंगा में हमें भूकंप का साक्ष्य भी मिला है। इस भूकंप के बारे में कहा जाता है जी विश्व में सबसे पहले भूकंप कालीबंगा में ही आया था। लो साहब 2600 ईसा पूर्व के आसपास का है ये भूकंप। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा हमें यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली है। बताओ भाई क्या मिली है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जी, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाएं कह सकते हैं या हम इन्हें हवन कुंड कह सकते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? अग्नि वेदिकाएं है कुल संख्या 7 + 5 यानी कि टोटल मिलाकर है 12। बताओ भाई कितनी है? तो याद रखिएगा जी कुल मिलाकर के 12 अग्नि वेदिकाएं मिली है। यहाँ पर और अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं तो एक दुर्ग है और वो दुर्ग 2 भागों में है और दोनों की क्या हो रखी है? किलेबंदी हो रखी है, यानी कि दोहरी प्राचीर युक्त नगर हमें यहाँ पर मिला है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर दोहरी प्राचीर युक्त नगर का तात्पर्य क्या है? दोहरी प्राचीर युक्त नगर है ना, इसको थोड़ा सा समझिए। प्राचीर का मतलब होता है जी सुरक्षा दीवार। देखिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की बात करते हैं तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर 2 भागों में बटा हुआ था। आज आप कोई सा भी नगर देख लीजिए 2 भागों में बटा होता है। हमारा जयपुर देखिए, कोटा देखिए, कोई सा भी देखिए। एक वह भाग जिसमें वहाँ के शासक वर्ग रहते हैं, जिला कलेक्टर महोदय रहते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय रहते हैं, नेता वर्ग रहते हैं, और एक वह भाग जिसमें आम आदमी रहता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? आम आदमी जहां पर रहेगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, मकान निवास योग्य ज्यादा बनाए जाएंगे, लेकिन अधिकारी गण नेता वर्ग जहां पर रहेंगे उनका क्षेत्रफल, उस एरिया का क्षेत्रफल कम रहता है और वहां पर सरकारी आवास ज्यादा बनाए जाते हैं। तो जहां पर अधिकारी वर्ग, नेता वर्ग या शासक वर्ग रहता है उसे दुर्ग कहा जाता है और जहां पर आम आदमी रहता है उसे नगर कहा जाता है। क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये कालीबंगा का नगर है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये हो गया दुर्ग और ये हो गया नगर। अब कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भैया इसकी भी सुरक्षा दीवार है, सिक्योरिटी वॉल है, और इस नगर की भी सुरक्षा दीवार बनाई गई है। तो ये क्या है भैया? ये बनाई गई है सुरक्षा दीवार। तो इसीलिए हमने क्या कह दिया कि भैया ये दोहरी सुरक्षा दीवार वाला घर हमें यहीं पर मिला है। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक दुर्ग और एक नगर और इन दोनों के बनाई गई है सुरक्षा की दीवार। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसमें भी इसी तरह चित्रों के माध्यम से आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है। चलिए और क्या क्या मिला है? तो भैया याद रखना, वृषभ की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक छिद्रित कंकाल मिला है। क्या मिला है सर? तो याद रखना जी छिद्रित कंकाल मिला है। छिद्रित कंकाल मिलना एक तरह से उदाहरण है शल्य चिकित्सा कि भैया यहाँ के लोग जो हैं वह प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग करते होंगे। चलो आपको एक चित्र दिखाते हैं, उससे शायद आप लोगों को थोड़ा सा एक अनुमान होगा। ये देखिए सर, ये है जी छिद्रित कंकाल, देख रहे होंगे, ये है छिद्रित कंकाल। 6 छेद हो रखे हैं। क्लियर हो गई? और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है इसमें टांके लगाए गए हैं। अरे बताओ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि खोपड़ी को चीर करके 2 भागों में टांके लगाए गए हैं। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। क्लियर हो गई? तो इस तरह से एक छिद्रित कंकाल मेरे प्यारे साथियों हमें यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से हमें और क्या क्या देखने को मिलता है? तो भैया यहाँ से हमें कपास उत्पादन का भी साक्ष्य मिलता है। कॉटन प्रोडक्शन हुआ करता था। क्लियर हो गई? क्या हुआ करता था? कपास उत्पादन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं तो भैया यहाँ पर युगल समाधान देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें युगल समाधान देखने को मिलते हैं। युगल समाधान मूल रूप से मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा सती प्रथा का उदाहरण कुछ इतिहासकारों ने बताए। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा 3 ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे स्थल हैं जहां से हमें युगल समाधान मिलता है।
आइए यहाँ के मृत भांडों की थोड़ी सी अपनी एक विशेषता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए जो मृत भांड है, मृत भांड क्या होता है, कुछ इस तरह से हैं। तो मृत भांड मूल रूप से लाल धरातल के हैं, यानी कि लाल रंग के हैं, और उन लाल रंग के मृत भांडों पर काले रंग की ज्यामितियां आकृतियां बनी हुई है। तो मृत भांडों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब ये किस कलर के हैं, तो भाई साहब ये हैं जी लाल कलर के। तो थोड़ा सा लाल कलर हम भी भर देते हैं, क्यों जी, जब सुविधाएं हैं। पहले जब व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया करते थे ना, तो वहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन आजकल तो तकनीक इतनी आगे आ गई है कि हम समझा सकते हैं। लो भाई साहब, मैं कोई बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूँ, यह मैं पहले ही बता दूँ। मैं इतना सा बना सकता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों की विषय वस्तु जो है वह समझ में आ जाए। बताओ भाई, मृतभांड कौन से कलर का है, लाल कलर का है। अब इस पर बनी हुई है काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां। ये लीजिए, कुछ इस तरह का हो गया, कुछ इस तरह का हो गया, ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पक्षु और पक्षियों की आकृतियां बनी हुई है। मान लीजिए ये पक्षु हो गया, ठीक है। तो मृतभांड की विशेषता क्या है, तो समझिएगा, लाल धरातल है। मैं इसको लाल पेन से ही लिख देता हूं ताकि ठीक रहेगा। सुविधाएं हैं तो उसका उपयोग लेना चाहिए। मृतभांड पर लाल धरातल, और इस लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति। बताओ भाई, क्लियर हो गई। काले रंग की ज्यामितीय कोमा पशु व पक्षी की आकृति। क्लियर हो गई। इसके अलावा इन्हीं मृतभांडों से मिलती है सिंधु लिपि का प्रमाण। सिंधु लिपि को ही बूस्त्रोफ्रोदोन लिपि कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। बूस्त्रोफ्रोदन लिपि कहा जाता है, ठीक है, लिख लो। आप थोड़ा सा हंसिएगा मत, कोई मैं बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूं। मैं इतना सा बता सकता हूं कि मेरे विद्यार्थियों के लिए यह काम की रहेगी और यह नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे मिट्टी की ईंटों के बने हुए चबूतरे, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। चलिए साहब, और क्या क्या मिले हैं, तो याद रखिएगा, मिट्टी की ईंटों के चबूतरे मिले हैं, मिट्टी की ईंटों के चबूतरे मिले हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा जी, कांसे का दर्पण मिला है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं विशेष तौर पर कालीबंगा के बारे में, तो याद रखिएगा जी, कांसे का दर्पण मिला है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊंट की हड्डियां यहां से हमें मिली। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि बताइए, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के समकालीन, कालीबंगा सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी समानार्थक सभ्यता कौन सी थी। तो कालीबंगा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता होती है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के निकट किनारे स्थित है। नाम आती है कोट दीजी की सभ्यता। कोट दीजी की सभ्यता सेम ऐसी है जैसी हमारी कालीबंगा सभ्यता है। क्लियर हो गए, दोनों सिमिलर है। तो नोट लगा करके एक बात यहां पर लिखेंगे, कालीबंगा सभ्यता के समान ही, कालीबंगा सभ्यता के समान ही सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का स्थल, सिंधु सभ्यता का स्थल कोट दीजी है। कोट दीजी है।
कोड दीजिए कहाँ पड़ता है। तो भैया पाकिस्तान में सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये थी कालीबंगा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आपके साथ साझा करी थी। कालीबंगा सभ्यता से कुछ चित्र जो बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं वो हमें प्राप्त हुए, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक बात कही जाती है कि साहब लकड़ी की नाली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सर ये है कालीबंगा सभ्यता की नालियां, देखिए ठीक है। ये कालीबंगा सभ्यता के अग्निकुंड है जिन्हें हमने हवन कुंड कहा है। क्लियर हो गई? ये क्या है? कालीबंगा सभ्यता की नालियां हैं, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में एक बात और याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखेंगे? कि भैया यहाँ पर लकड़ी की नाली हमें मिली है, लकड़ी की नाली, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में और हमें क्या चीज देखने को मिलती है? लकड़ी की नाली ही महत्वपूर्ण है, बाकी तो सारी चीजें लिखवाई दिया। हवन कुंड मैंने आपको लिखवाई दिया था। तो लकड़ी की बनी हुई नाली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि नाली में लकड़ी के साथ साथ कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था। क्लियर हो गई क्या बात? तो ये है मेरे दोस्त कालीबंगा सभ्यता। एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है कालीबंगा के बारे में पढ़िएगा। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ में सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। एएसआई के तात्कालिक महानिदेशक है। उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, एसपी जैन, एसपी श्रीवास्तव, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव ने किया। कालक्रम 2400 से लेकर 2250 ईसा पूर्व का रहा था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली प्लस बंगा, यानी कि बंगा का मतलब चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां हैं। 5 स्तरों पर उत्खनन कार्य हुआ। उपनाम सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती और बहुधान्य कटक कहा जाता है। सर अलंकृत ईंट मिली है। कालीबंगा की विशेषताओं में आकार लिखिएगा, जुते हुए खेत है, दोहरी फसलें हैं, ईंट हैं जिनमें 3 प्रकार की ईंटों के साक्ष्य है। कालीबंगा में बेलनाकार मुद्रा व्याघ्र का चिन्ह है, और भूकंप का साक्ष्य अग्निवेदिकाएं हैं, दोहरी प्राचीर युक्त नगर है, सुरक्षा दीवार है, वृषभ की ताम्र प्रतिमा, यह जो प्रतिमा है ना, यह तांबे की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा छिद्रित कंकाल है जो शल्य चिकित्सा का उदाहरण, मिट्टी के ईंटों के चबूतरे हैं, कांसे का दर्पण है, ऊंट की हड्डियां हैं, कपास उत्पादन युगल समाधान है, मृत भांड पर लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय पशु आकृतियां, पक्षी आकृतियां देखने को मिलती है। लकड़ी की नाली है। सिंधु लिपि का भी साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके समानार्थक जो सभ्यता है वह कोट दीजी है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर हो गई? तो ये थी मेरे प्यारे साथियों कालीबंगा सभ्यता। आपके फर्स्ट ग्रेड जीके के सिलेबस में अगली महत्वपूर्ण सभ्यता दे रखी होती है, उसे हम कहते हैं आहार सभ्यता, उसे हम कहते हैं बनास सभ्यता, क्योंकि ताम्रपाषाणी काल की है इसीलिए उसे ताम्रपाषाणी सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर हो गई? तो आओ शुरू करते हैं। अगली सभ्यता याद रखिएगा, डेट्स कॉल आहड़ या बनास सभ्यता। बहुत अच्छे से इस बनास सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बातें समझिएगा, महत्वपूर्ण है। सीधा सवाल आता है कहाँ पर है भैया? तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड़ या बनास या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से जो उत्खनित स्थल है उस उत्खनित स्थल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? लॉजिक पता है आप लोगों को? तो याद रखिएगा इस सभ्यता यानी कि बनास सभ्यता के बारे में या आहड़ सभ्यता के बारे में क्या कहा जाता है, यह सभ्यता 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी, ठीक है। 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सबसे पहले इस सभ्यता की स्थिति के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भैया यह सभ्यता है हमारे राजस्थान के उदयपुर में आयड़, एक नदी बहती है उदयपुर शहर के बीच में से ही बहती है, इसे आयड़ नदी कहते हैं, इसे बेड़च नदी कहते हैं। यह बनास की सहायक नदी है, इसके किनारे पर है, के किनारे। क्लियर हो गई?
चलिए, इसके अलावा अगर मैं इसकी खोज की बात करता हूं तो इस सभ्यता की खोज 1953 में की गई थी और जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता की खोज करी उसका नाम होता है अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम होता है? तो नाम याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास। अब ये तो व्यक्ति खोज करके चले गए, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि साहब इस सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। उत्खनन सबसे पहले 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। 1961 में हसमुख धीरज लाल सांखलिया यानी कि आरसी अग्रवाल, HD सांखलिया, फिर विजय कुमार जुड़े और फिर VN मिश्र जुड़े, यानी कि कई सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं। तो भैया 1956 में किसके द्वारा? याद रखिएगा, डेट्स कॉल RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, पहला व्यक्ति। 1961 में उत्खनन कार्य किया हसमुख धीरज लाल सांखलिया, हसमुख धीरज लाल सांखलिया। फिर इसके बाद एक नाम आता है विजय कुमार और एक नाम आता है VN मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो इन 4 लोगों के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया है। जब कभी ऑफलाइन क्लास की बात करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो अक्सर विद्यार्थी ऐसे बचकाने सवाल पूछते हैं कि लगता ही नहीं है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगता नहीं है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल का एक स्टैंडर्ड होता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? एक बार एक विद्यार्थी सवाल पूछता है कि सर ये पहाड़ सभ्यता जो है यह उदयपुर में ही क्यों है, ये जोधपुर में क्यों नहीं है? अब ऐसे विद्यार्थियों के सवाल का मैं क्या जवाब दूं? आपको लगता है कि यह रिलेवेंट सवाल है? मेरे दोस्त, जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षक बनकर के जब आप क्लास में जाएंगे और वहां पर अपने विद्यार्थियों के साथ जब आप साक्षात्कार करते हैं तो कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव आपके साथ जुड़ते हैं। ये बात याद रखिए, सवाल वो होना चाहिए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा रिलेवेंट हो। सवाल वो होना चाहिए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण हो। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए, इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसके कालक्रम को लेकर एक सवाल पूछा जाता है कि सर कालक्रम कितना रहा? मैं कहता हूं जी 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, और यह एक ताम्र युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो इसके कालक्रम को याद रखिएगा, 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता थी? तो भैया याद रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता। चलिए, एक सवाल पूछते हैं कि साहब कितने स्तर इसके खोजे जा चुके हैं? भैया 8, है ना। 8 बार बसी व 8 बार उजड़ी। यह सभ्यता जो है वह 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी। महत्वपूर्ण बात एक और याद रखिएगा, यहां से जो उत्खनित स्थल है उसे मृतकों का टीला कहते हैं। यहां से उत्खनित स्थल को मृतकों का टीला कहते हैं। क्लियर हो गई? यहां से उत्खनित जो स्थल है इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि साहब यह सभ्यता 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी, ठीक है। कुछ उपनाम इस सभ्यता के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आघाटपुर है, धूलकोट है, ताम्रवती है, ताम्रपाषाणिक सभ्यता है, ताम्रनगरी है, बनास की सभ्यता है, ठीक है। तो आओ इसके कुछ उपनाम जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं, तो याद रखिएगा जी, उपनाम। मेरे दोस्त, उपनाम में सबसे पहला एक नाम आता है डेट्स कॉल आघाटपुर। क्लियर हो गई? इसे और क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बनास सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रकाल की थी तो ताम्रपाषाणिक सभ्यता कहते हैं। ताम्रपाषाणिक सभ्यता, इसी को ताम्रवती नगरी के रूप में भी हम जानते हैं। किस रूप में जानते हैं?
याद रखिएगा जी, ताम्रवती नगरी के रूप में हम इसे जानते हैं। क्लियर हो गई, लिख लो, ताम्रवती नगरी के तौर पर जानते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है सर। क्या ये बात क्लियर हो गई? कुछ विशेषताएं देखिएगा यहाँ पर। बेसिकली ताम्रवती नगरी के तौर पर क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबा गलाने का उद्देश्य क्या था? तो स्वाभाविक बात है, जब किसी वस्तु को गला करके या किसी धातु को गलाया जाता है तो एक उद्देश्य होता है कि यार उससे कुछ नई चीज बनाई जाएंगी। तो याद रखिएगा, तांबे को गला करके तांबे के औजार बनाए जाते थे। अब उन औजारों का क्या करते थे? सब्जी थोड़ी बनाते थे भाई साहब, उसका निर्यात कर दिया करते थे। तो यहां पर याद रखिएगा, तांबा गालक केंद्र है, तांबा औजार निर्माण केंद्र है और तांबे का निर्यातक केंद्र, तीनों रूप में हम इस सभ्यता को जानते हैं। तो इसकी विशेषताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं जो आप लोगों के बीच में होनी चाहिए, थोड़ा सा उसे समझिएगा। देखिए साहब, हम बात कर रहे हैं आहार सभ्यता की। देखो साहब, सबसे पहले तांबे से जुड़ी हुई तीन चीजें, तांबा गलाने की भट्टियां, गलाने की भट्टियां। और जब तांबा गलाया जाता था तो मेरे दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे कुछ औजार बनाए जाते होंगे। तो तांबे के औजार बनाए जाते थे, तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र, औजारों का यह क्या था? निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? घर में तो रखेंगे नहीं, तो बेच देंगे। तांबा निर्यातक केंद्र, तांबा निर्यातक केंद्र, कि भाई यहां से तांबा जो है वह दूसरी जगहों पर भेजा जाता। क्लियर हो गई क्या बात? ये तीन चीजें तांबे के बारे में याद रखिए। यहाँ पर अनाज रखने के बड़े मृतभांड प्राप्त हुए हैं और उन्हें गोरे या कोठे कहते हैं। लाल काले मृतभांड प्राप्त हुए हैं जिन पर सफेद रंग की ज्यामिति या आकृतियां प्राप्त हुई है। तो अब बात करते हैं जी मृतभांड की। मृतभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। सबसे पहले लाल काले मृतभांड, और इन मृतभांडों पर सफेद ज्यामितीय आकृतियां। बताओ क्या मिली है? तो भैया याद रखना, सफेद ज्यामितीय आकृतियां। क्लियर हो गई? चलो, मृतभांड में ही एक बात और याद रखिएगा, अनाज रखने के जो बड़े मृतभांड थे, अनाज रखने के बड़े मृतभांड, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था गोरे या कोठे। क्लियर हो गई? अब यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी चूल्हों की, कि सर यहाँ पे चूल्हे भी बड़े महत्वपूर्ण। भाई साहब, भोजन क्या होता है? चूल्हे। तो देखो, चूल्हों के बारे में याद रखिएगा, पहली बात तो 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं, 3 मुंह वाले चूल्हे। आप लोग सच सच बताना, झूठ मत बोलना, भगवान के आशीर्वाद से कई बार भंडारे में जीमने गए होंगे। भाई साहब, भंडारे में जीमने जाते हो तो क्या एक ही उद्देश्य रहता है क्या कि जीमो, या दूसरा भी उद्देश्य होता है? तो मेरे दोस्त, दूसरा भी उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य, गलत मत सोचा करो, दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि जहां पर भंडारे का भोजन बन रहा है उस जगह हम जाकर के थोड़ी बहुत सेवा करें। तो आप देखिएगा, उस भंडारे में जब भोजन बनने वाली जगह पर, रसोई घर में आप जाते हैं तो बड़ा बड़ा भट्टियां लगी हुई होती है जिनमें 2-3 तरफ से आग डाली जाती है और बहुत तेज गति से पूरी 500 पूरी एक साथ निकलती रहती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? सर, उसे ही 2 मुंह वाले चूल्हे या 3 मुंह वाले चूल्हे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां से एक साथ 7 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अब एक साथ 7 चूल्हे प्राप्त होना किस बात की निशानी है? तो याद रखना भैया, संयुक्त परिवार प्रथा की निशानी है कि भाई यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, संयुक्त परिवार प्रथा के तहत रहते होंगे। समझिएगा कैसे। मान लीजिए यह एक क्या है? यह एक रसोई है। ये बड़ा चूल्हा हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, 7 चूल्हे हो गए, एक बड़ा और 6 छोटे। मान लीजिए बीच वाले बनती होगी रोटी, हाँ हाँ हाँ, तंदूर की मान लीजिए, तवे की मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं।
इसके पास वाले पे मटर पनीर बन जाता होगा, ठीक है। यहाँ पर दाल मखनी बन जाती होगी, चावल उबाल लिए जाते होंगे, इधर हलवा, मिठाई, स्वीट्स, हलवा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर आप आइए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं टिकिया, चाट, पापड़ी, इधर पाव भाजी बन जाते होंगे। तो यानी कि व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार खाने का अधिकार दिया सर इसने। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं इस सभ्यता के संदर्भ में, तो भाई साहब जब आदमी मर जाया करता था ना, तो उस मृतक को आभूषणों के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। मतलब मरने के बाद भी लोगों ने आभूषणों को नहीं छोड़ा, आभूषणों के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। कहां से मिला है जी? आहड़ सभ्यता से मिला है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा मैं बात करता हूं तो तांबे की हमें मेरे दोस्त यहां से मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें एक तरफ त्रिशूल बना हुआ है, एक तरफ यूनानी देवता अपोलो का फोटो बना हुआ है। तो अगली बात याद रखिएगा जी, तांबे की मुद्राएं। अब इन मुद्राओं की विशेषताएं मैं आप लोगों को बताता हूं। दो पक्ष होते हैं इस तरह से, एक पे बना हुआ है त्रिशूल, समझ में आ गई क्या बात? और एक पे बना हुआ है यूनानी देवता अपोलो। ठीक है, ये गलत बन गया फोटो भाई साहब, माथे आ जाए, आजकल जमाना भी तो खराब है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? जमाना बहुत खराब है भाई साहब। ये लो सर, यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाली मुद्रा। देखो राजस्थान में दो सिक्के बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण सिक्के क्या रहे हैं? यूनानी देवता अपोलो के सिक्के जो हमें आहड़ से प्राप्त हुए। एक रही है हिंद इंडो ग्रीक शासकों की, यानी कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर की मुद्रा। ये मुद्राएं हमें मिली है बैराट से। क्लियर हो गई क्या? इसके अलावा अगर आप यहां से और जानना चाहते हैं तो बिना हत्थे के छोटे जलपात्र प्राप्त हुए हैं। 3 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं, जौ, चावल और बाजरा। ठीक है, चलिए कुछ बातें और लिख लेते हैं। तो देखिएगा साहब, यहां से हमें और क्या क्या मिले हैं। तो बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि जलपात्र इस तरह से मिले हैं जी, जिसमें कोई हत्था नहीं है। हमारे नहीं होता है क्या रामझारा, जिसे हम कहते हैं तांबे का बना हुआ, जिसमें भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, ठीक है ना, छोटा लोटा, उसमें हत्था थोड़ी होता है पकड़ने का, तो उसे हम क्या कहते हैं सर? बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आहड़ में अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो याद रखिएगा, आहड़ से हमें प्राप्त हुई है फसलों के साक्ष्य। अब कौन कौन सी फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता था? तो भैया यहाँ पर उत्पादित किया जाता था जौ, चावल और बाजरा। जौ, चावल व बाजरा, इनका उत्पादन हमें यहाँ पर किए जाने का प्रमाण मिलता है। क्लियर हो गई क्या बात? इसके अलावा यहाँ से याद रखिएगा लेफिस लाजुली का एक प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेफिस लाजुली को हम हिंदी में लाजवर्द मणि कहते हैं। अब भाई साहब हमारे राजस्थान में तो लाजवर्द मणि होती नहीं है, ये कहाँ होती है? सामान्यतः ईरान या फारस में। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? जब आहड़ से हमें लेफिस लाजुली मिली है तो हमारे इतिहासकारों ने कहा कि साहब यह एक ऐसा स्थान था जिसका विदेशों के साथ संपर्क था। क्लियर हो गई? तो भाई साहब लेफिस लाजुली, लेफिस लाजुली का साक्ष्य। अब ये लेफिस लाजुली का साक्ष्य क्या बताता है? आहड़ का विदेशी संपर्क बताता है। आहड़ का विदेशी संपर्क। आपके परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है मेरे प्यारे साथियों। बताओ क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि बताएं आहड़ से वह कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो उसका विदेशी संपर्क प्रतिपादित करता है? तो याद रखिएगा, यहां पर साक्ष्य मिलता है लेफिस लाजुली का। क्लियर हो गई क्या बात? बता दो भाई एक बार। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ या ना का जवाब कमेंट जरूर करना है प्रत्येक विद्यार्थी को। और क्लास बहुत अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना भैया, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है ना, शेयर जरूर करना है इस क्लास को। तो याद रखिएगा लेफिस लाजुली का प्रमाण भी हमें यहीं पर
प्राप्त हुआ है। लेफिस लाजुली मूल रूप से एक लाजवर्द मणि हुआ करती थी जिसका साक्ष्य ईरान से प्राप्त हुआ है और उसका साक्ष्य हमारे आहार से मिला। तो पुरातत्व शास्त्रियों ने कहा जी कि भाई साहब यह तो वो सभ्यता है जो ईरान के साथ व्यापारिक संपर्क थे। देखो प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं हमारे राजस्थान में हुई है उन सारी सभ्यताओं का एविडेंस जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लिखा गया है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? और इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि भाई हाँ ऐसा होता होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या अनुमान लगाया जाता है जी कि नहीं भाई ऐसा होता होगा? तो भाई साहब प्रश्न यही बनता है। ठीक है, यहाँ पर मकान निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जाता था। अगली महत्वपूर्ण बात, मकान निर्माण में पत्थरों का उपयोग। गणेश्वर में भी मकान निर्माण में पत्थर का उपयोग किया गया था। मकान निर्माण में पत्थर का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक दो चित्र में आपको आहड़ के बारे में दिखा देता हूं ताकि आप लोगों के बीच में थोड़ी सी चीजें जो है वह क्लियर हो जाए। ये देखो सर, ये है तब का फोटो जब आहड़ का उत्खनन किया जा रहा था। ठीक है, ये देखिए ये आहड़ के उत्खनन का चित्र है। इस तरह से उत्खनन कार्य संपादित किया जा रहा था उस जमाने में। ठीक है, अब आहड़ में हमें जो मृतभांड मिले हैं वो इस तरह के मिले हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, लाल काले मृतभांड है जिन पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां प्राप्त होती है। अगर मैं और चित्र आप लोगों को दिखाता हूं आहड़ के संदर्भ में, भाई आहड़ में तो मेरे पास यही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यही है जी। ठीक है, क्लियर? फटाफट क्लास को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। और अगर ऑनलाइन इतिहास का कोर्स लेना है तो फिर आपको पता है इसे ही काव्य क्लासेस कोटा का ऐप डाउनलोड करें। चलिए, एक सवाल सामान्यतः पूछा जाता है कि सर आहड़ संस्कृति के केंद्र जो है वह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी बड़ा परेशान हो जाता है। आहड़ संस्कृति के केंद्र या बनास संस्कृति के केंद्र जो हैं उनमें आहड़ को माना जाता है, गिलुंड को, ओजियाना को, बालाथल, भगवानपुरा, ये 5 ऐसी जगह है जो केंद्र बिंदु हैं। तो याद रखिएगा आहड़ या बनास। आरपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल रहा है यह। संस्कृति के केंद्र सबसे पहला रहा है आहड़। ठीक है, दूसरा बालाथल, तीसरा गिलुंड, चौथा भगवानपुरा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और एक नाम और याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड ओजियाना। ठीक है, लिख लो यहां तक। चलिए साहब, इसके बाद एक महत्वपूर्ण सभ्यता जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। उस सभ्यता को हम कहते हैं जी बेराट सभ्यता। भाई साहब इसके साथ तो बड़ा धोखा हो गया। पूछो भाई क्या धोखा हुआ? पूछो पूछो। हाँ वेरी गुड। इसके साथ धोखा ये हुआ कि यह सभ्यता पहले जयपुर जिले में हुआ करती थी, फिर इसका 19 जिले बने भाई साहब नहीं, तो इसका जिला निकाल करके जो है वह कर दिया गया कोटपूतली बहरोड़। तो वर्तमान में यह सभ्यता कोटपूतली बहरोड़ में बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो समझिएगा स्थिति कहां पर है। कोटपूतली बहरोड़ जिला। और नदी कौन सी है? तो भाई साहब नदी का नाम बाणगंगा नदी। बताओ भाई कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। क्लियर हो गई? चलिए, थोड़ा सा इस सभ्यता के नाम आप लोगों को याद रखने चाहिए कि इस सभ्यता के उपनाम क्या क्या है। महाभारत काल में राजा विराट ने इसकी स्थापना करी थी, इसीलिए इसे कहा जाता है विराटनगर। चीनी यात्री हैंसांग आया, हैंसांग ने किताब लिखी सीयू की, हर्षवर्धन के समय आया था। क्लियर हो गई? उसमें इसने नाम दे दिया जी पारयात्र। तो पहला उपनाम याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड विराट नगरी। क्लियर?
दूसरा नाम याद रखिएगा और उसका नाम आता है पारयात्र। तो ये दो उपनाम हमें बेराट सभ्यता के देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर पूरी सभ्यता में उत्खनन के दौरान 4 पहाड़ियां प्राप्त हुई है जिन पर यह सभ्यता फैली हुई है। भीम पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है और गणेश पहाड़ी है। कितनी पहाड़ियां हैं भैया? तो याद रखिएगा जी, कुल मिलाकर के 4 पहाड़ियां हैं यहाँ पर जिन पर यह सभ्यता फैली हुई है। भीम पहाड़ी, दूसरी बीजक पहाड़ी, तीसरी गणेश पहाड़ी, चौथी महादेव पहाड़ी। सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या है? बीजक पहाड़ी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चले इसके बाद अगर मैं इस सभ्यता की खोज की बात करना चाहूं तो मेरे दोस्त, इस सभ्यता की खोज 1936 में की थी दयाराम साहनी ने। किसने खोजी? दयाराम साहनी। लेकिन अगर मैं वहीं पर चर्चा करना चाहूं कि सर इस सभ्यता का उत्खनन का काम किसने किया, तो भैया उत्खनन का काम 1962-63 के दौरान हुआ और सबसे पहला नाम आता है नील रत्न बनर्जी। नील रत्न बनर्जी। दूसरा नाम आता है कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ, KN दीक्षित, इनके द्वारा इस सभ्यता के उत्खनन का काम किया गया है। क्लियर हो गई। महाभारत काल के बारे में कहा जाता है कि साहब जब महाजनपद काल था हमारे भारत में, तब यह मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, यह मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। अब बहुत अच्छी बात यह है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के पहले बेराट सभ्यता, और यह एक ऐसी सभ्यता रही है जहां से कई कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए, चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल हो, ताम्रपाषाणी काल हो, लोह युगीन काल हो, महाभारत काल हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, मुगल काल हो, कई सारे कालों के साक्ष्य मिलते हैं। बड़े गजब की सभ्यता है सर। यहां से प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, महाभारत काल, लोह काल, मौर्य काल, मुगल काल, मौर्य के बाद आप गुप्त लिखेंगे, ठीक है ना, गुप्त काल, मुगल काल के साक्ष्य मिले। अब आप सोचो, इतने सारे महत्वपूर्ण कालों के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो साहब, प्रागैतिहासिक काल के कई सारे छोटे मोटे उपकरण जो है वो हमें यहाँ पर मिले हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं भैया? याद रखना जी, पाषाण उपकरण हमें यहाँ पर मिले, ठीक है। लोह काल के उपकरण हमें यहाँ पर मिले हैं। महाभारत काल की बात करते हैं ना, तो कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। क्लियर हो गई। अब देखो, जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए तो एक किंवदंती प्रचलित है कि भीम डूंगरी नाम के स्थान पर जब वो ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो अचानक से द्रौपदी को प्यास लगी। आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं था, तो द्रौपदी की पानी की प्यास को शांत करने के लिए भीम नाम के पांडव ने, जो भीम काफी बलशाली थे, उन्होंने अपनी एक लात मार करके वहीं पर एक पानी का कुंड बना दिया। इसीलिए वहां पर भीम ताल बना हुआ है। तो भीम डूंगरी पर क्या बना हुआ है? याद रखिएगा, भीम ताल बना हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ क्या बना हुआ है? तो भाई साहब, भीम ताल बना हुआ है, जिसका निर्माण स्वयं भीम पांडव ने अपने पैर से किया था, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए। चलिए थोड़ा सा इतिहास को आगे बढ़िएगा
तो कहा जाता है 1837 ईस्वी की बात है। एक अंग्रेज था जी कैप्टन बर्ट। क्या नाम था भाई साहब? कैप्टन बर्ट। इस कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी से, कहां से भाई साहब? याद रखना, बीजक डूंगरी से सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। अशोक के कौन से शिलालेख की खोज करी? भाब्रू शिलालेख की खोज करी थी। भाब्रू शिलालेख खोजा। भाब्रू शिलालेख के बारे में क्या कहा जाता है कि सर यह सबसे बड़ा शिलालेख है अब तक का। समझ में आ गई क्या बात? बड़ा शिलालेख है। और इस शिलालेख के बारे में यह कहा जाता है कि इसी में सम्राट अशोक को बुद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। इसके अलावा यह शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में रखा हुआ है। ये कैसा दिखता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ कि भाब्रू शिलालेख जो है ये मूल रूप से दिखता कैसा। ये देखो सर, ये है भाब्रू शिलालेख। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख है। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही होगी, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, लेकिन एक पत्थर पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। और वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी का जो संग्रहालय है कलकत्ता में, वहां पर यह रखा हुआ है। 1783 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, जो प्राच्यवादी था। प्राच्यवादी होने का तात्पर्य है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय ग्रंथों को महत्व दिया करता था। 1872 में एलसीएल कार्लाइल के द्वारा भीम डूंगरी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा गया था। चलिए बात करते हैं 1872। व्यक्ति का नाम आता है एसीएल कार्लाइल। बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई साहब, एसीएल कार्लाइल। इस एसीएल कार्लाइल ने भीम डूंगरी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। मैं तो बेसिकली यहाँ पर जाके आया हुआ हूँ, बेराट की सभ्यता को बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, यहाँ के जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो आभूषण प्राप्त हुए, इनका पास में ही म्यूजियम बना हुआ है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। इस तरह से यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि भैया अशोक का शिलालेख जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए, ये देखिए इस तरह के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, साइन बने हुए हैं। तो जब आप इस दिशा में आगे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ते ही जैसे राइट की तरफ जाते हैं तो वहीं पर आपको वह स्थान मिल जाता है जहाँ पर सम्राट अशोक के शिलालेख हमें मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बड़े गजब का सर, बहुत ही अद्भुत स्थान है। कभी मौका मिले, देखो मैं एक बात मानता हूँ इतिहास विषय के परिप्रेक्ष्य में कि इतिहास को कभी भी किताबों से ठीक है समझा जा सकता है, लेकिन इतिहास को पैदल चलकर ज्यादा सीखा जा। मुझे तो घूमने फिरने की बहुत गजब की रुचि है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मुझे तो घूमने फिरने में बहुत गजब की रुचि है। तो आप लोग भी थोड़ा सा घूमा फिरा करो। ठीक है, घूम फिर आ जा नहीं सकते, विद्यार्थी हो, कहते हैं सर हम तो बेरोजगार हैं, पैसे नहीं आएंगे जाए, तो भैया यूट्यूब तो है ना। हाँ, यूट्यूब पर कभी रंगीन और मौज मस्ती को छोड़ करके इतिहास के 2-3 पहलू देख लिया करो कि बेराट की सभ्यता। आजकल तो कई सारे वीलॉगर हो गए, हेलो दोस्तों आज हम आ गए हैं बेराट सभ्यता में, चलिए इसको देख। ऐसे लोगों को देख लिया करो, इनकी सकल मध्य को, लेकिन स्थलों को तो देखा ही जा सकता है ना। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? यहां पर हमें एक गोल मंदिर मिला है। गोल मंदिर संभवतः अशोक ने बनवाया था और यह बौद्ध स्थापत्य का एक गजब का साक्ष्य है। तो देखिए यहां पर क्या है जी, बीजक डूंगरी है जिसे बीजक पहाड़ी कहते हैं। बताओ, और इस बीजक पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ है? अशोक के द्वारा बनाया गया, अशोक के द्वारा बनवाया गया, याद रखिएगा जी, गोल मंदिर। ठीक है, गौड़ मंदिर को ही हम क्या कहते हैं? राउंड टेम्पल कहते हैं। ठीक है, और यह बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण है।
इसी बीजक डूंगरी पर एक महाविहार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका प्राप्त हुआ है? महाविहार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी गोल मंदिर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जी, गोल चैत्य भी कहते हैं। चैत्य जो है आपको पता होगा बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, और विहार जो है यह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए निवास स्थान की भूमिका निभाता है। चलो आओ आपको कुछ बात बताते हैं जी। देखो साहब, ये है राउंड टेम्पल, ऐसा है गोल मंदिर। देख लो आप, बेराट से प्राप्त हुआ है। ये क्या बना हुआ है? ये है गोल मंदिर, इसे राउंड टेम्पल कहते हैं, गोल बना हुआ आकृति में है, और इसे ही गोल चैत्य भी कहा जाता है। क्या बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? यहीं पर हमें एक बौद्ध महाविहार के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक मुगल शासक था अकबर। उस अकबर ने मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक जैन मंदिर बनवाया, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमें शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। किसका प्रमाण मिलता है? याद रखिएगा, शंख लिपि का साक्ष्य प्राप्त होता है। शंख लिपि का यह साक्ष्य जो है यह गुप्त काल का माना जाता है। कुछ कहते हैं कि साहब ये उत्तर गुप्त काल का है। शंख लिपि क्या होती है? तो शंख लिपि के बारे में बता दूं। मूल रूप से शंख लिपि जो ब्राह्मी लिपि होती है उसी का अलंकृत रूप माना जाता है। क्लियर हो गई? शंख लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि का ही अलंकृत रूप माना जाता है, और यह उत्तर गुप्त काल की निशानी है। अब इसके अलावा यहां पर हमें कुल मिलाकर के 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं जी? 36 मुद्राएं हमें यहां पर मिले हैं। 36 में से 8 जो हैं, 8 वह 8 तो आहत सिक्के हैं जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जा सकता है, और 28 सिक्के जो हैं वह हिंद यूनानी राजाओं के हैं। तो 8 सिक्के जो हैं यह चांदी के पंचमार्क या आहत सिक्के हैं, और मेरे दोस्त 28 जो हैं वह हिंद यूनानी राजाओं के हैं। हिंद यूनानी शासकों के। 28 में से 16 सिक्के मिनांडर के हैं। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक बात कही थी कि आहड़ उदयपुर से यूनानी देवता अपोलो के मुख वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है, वहीं बेराट से हमें मिनांडर के सिक्के मिले हैं। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए लिख लो यहां पर। इसके साथ अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो यहां पर हमें 1900 के आसपास की बात है, 1900 1990 के आसपास की बात है। बेराट के आसपास की जो पहाड़ियां हैं यहां से हमें 100 से ज्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अगली लाइन 1990 के आसपास बेराट की पहाड़ियों से 100 से ज्यादा शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र का मतलब होता है जी रॉक पेंटिंग। वैसे तो हमारे राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग का साक्ष्य बूंदी जिले की गरधरा से मिला है, जहां से एक पक्षी सवार का चित्र प्राप्त हुआ है। रॉक पेंटिंग पक्षी सवार आलनिया से भी प्राप्त हुआ है, कोटा जिले से, ये बात आप लोगों को पता होगी। यहाँ पर मृतभांड प्राप्त हुए हैं। अब थोड़ी सी मृतभांड की भी चर्चा कर लेते हैं, भाई साहब तो पढ़िएगा। यहाँ से हमें जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं ना, इन मृतभांडों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह मृतभांड है, तो इनमें स्वास्तिक का चित्र है और त्रिरत्न यहाँ पर बना हुआ है। तो भैया मृतभांड पर क्या है याद रखेंगे, स्वास्तिक का अंकन है प्लस त्रिरत्न का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के मोटा मोटी बात यह है जी, क्या बात है कि भैया जब भी आप इतिहास में बेराट पढ़ते हो तो बेराट का अपना एक गजब का धार्मिक महत्व रहा है। क्लियर हो गई? बेराट का क्या रहा है? अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व रहा है।
तो बेराट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं मैंने आप लोगों के साथ करी कि साहब कहाँ हैं, कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा नदी के किनारे पर है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है, उपनाम विराट नगरी या पारयात्र है, 4 पहाड़ियां हैं, भीम, बीजक, गणेश और महादेव। खोज 1936 में दयाराम शाहनी के द्वारा की गई थी। उत्खनन 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल, महाभारत काल, लोह काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के साक्ष्य मिले हैं। भीम डूंगरी पर भीमताल है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी से अशोक के भाबरू शिलालेख को खोजा था। सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। वर्तमान में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में है। एसीएल कालाई ने 1872 में भीम डूंगरी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा करी हमने बीजक डूंगरी से। महाविहार है, अशोक ने बनवाया था। गोल मंदिर, गोल चैत्य, राउंड टेम्पल, अकबर का जैन मंदिर, शंखलिपि का साक्ष्य और यह गोल मंदिर का चित्र। इसके बाद 36 मुद्राएं, जिनमें से 8 मुद्राएं जो है वह आहत या चांदी के सिक्के हैं। हिंदू यूनानी शासकों के 28 सिक्के, 16 साक्षर की सिक्के मीनांडर के हैं। 1900 ईस्वी के आसपास बेराट की जो पहाड़ियां हैं वहां से 100 से ज्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मरद भांड पर स्वास्तिक का अंकन है और त्रिरत्न का साक्ष्य है। बताओ भाई, क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके बाद अगर थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं तो अब हम आगे बढ़े। एक बार उसके पहले हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में आप लोग जान लीजिए। अभी गणेश्वर की सभ्यता भी पढ़नी है, ठीक है। क्लास कैसी चल रही है? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आज एक मैराथन क्लास है आप लोगों के लिए, लगभग 1.5 घंटा होने वाला है हमारी इस क्लास को। मेरे दोस्त, ऑनलाइन कोर्स हम ले सकते हैं इतिहास विषय का, और यह इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स आप कावे क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का गजब का इतिहास का कोर्स है। देखो मैं क्या करता हूँ ना, इतिहास विषय में फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट को महत्व देता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपके द कंसेप्ट ना मेरे दोस्त, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है द फैक्ट नहीं। मेरा उद्देश्य फैक्ट तो हो, लेकिन विद्यार्थी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो यकीन मानिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपके आधा इतिहास तो वैसे ही समझने में आ जाएगा। तो इतिहास का यह कोर्स आप सभी प्यारे साथी ले सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। स्कूल व्याख्याता के लिए है 8802060952। या आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हैं जब आपको संपर्क की आवश्यकता महसूस हो। चलिए, अगली एक सभ्यता आप लोगों को लेकर आता हूं जो आपके फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर में है। क्लियर हो गई भैया? याद रखिएगा जी, लेट्स कॉल गणेश्वर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? तो मेरे दोस्त, यह सभ्यता आती है गणेश्वर की सभ्यता। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बताओ क्लियर हो गई क्या? चलिए साहब, कुछ बातें करते हैं गणेश्वर सभ्यता। देखो, पहले सीकर में था, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे पर है, ठीक है। और प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और ताम्रयुगीन साक्ष्य हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो कहाँ पर है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जी, नीम का थाना, और यहां पर कांतली नदी के किनारे। बताओ भाई, काल कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी भाई साहब, प्राक हड़प्पा काल के साक्ष्य हैं। हड़प्पा काल के साक्ष्य हैं, और याद रखिएगा ताम्रयुगीन हैं। चलिए साहब, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साहब इसकी खोज किसने करी। देखो, सबसे पहली खोज 1972-73 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। खुदाई और उत्खनन का कार्य भी 1977 में इन्होंने किया, विजय कुमार ने किया, और 2006 में एएसआई ने दोबारा से खुदाई का काम किया। खोज 1972, आरसी 72-73 होता है, ये मैं पहले ही बता दूं। उत्खनन 77-78 में, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार।
और 2006 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में बंद कर दिया गया। तो 1906 में लॉर्ड कर्जन ने इसको पुनः स्थापित किया और जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया था। सर इसका कालक्रम लगभग 3000 ईसा पूर्व का होता है। इसका कालक्रम कब का है कि भाई ये लगभग 3000 ईसा पूर्व की एक सभ्यता है। अब इस सभ्यता के उपनामों को लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों यहाँ पर क्या है ना, तांबे के इतने जबरदस्त उपकरण प्राप्त हुए हैं कि उनको लेब में टेस्ट किया गया ना तो उनमें 99% तक शुद्धता प्राप्त हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है और प्राप्त अधिकांश जो साक्ष्य हैं काफी प्राचीन हैं, इसीलिए पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। क्लियर? तो इसके उपनाम थोड़ा सा याद रखिएगा कि सर इस सभ्यता को क्या क्या कहा जाता है। तो भैया इसे कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति। इसे ही क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। क्लियर हो गई? चले अब इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं थोड़ा सा जो आप लोगों को जाननी चाहिए और बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। देखो यहाँ पर जितने भी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें 99% तक प्योरिटी है। सबसे बड़ी बात, वर्तमान में आप बाजार में सोना लेने जाइए तो आपको यहाँ पर भी जो है ना मेरे दोस्त 99% शुद्धता नहीं मिलती, 91.6 मिलता है में गोल्ड। लेकिन यहाँ के तांबे के उपकरणों में विशेषताएं देखिएगा। विशेषता कि साहब इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता नंबर 1, प्राप्त ताम्र उपकरणों में, प्राप्त ताम्र उपकरणों में 99% तक शुद्धता। क्लियर? कितनी प्योरिटी है भैया? तो याद रखना 99% तक शुद्धता है। यहाँ पर जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं वह कपीश वर्णी है। कपीश वर्णी क्या होता है? मटमैले रंग के होते हैं, गंदे से, है ना, सूगले से टाइप के। इनको गेरिक मृतभांड कहते हैं जो मूल रूप से काले और नीले रंग के होते हैं। क्लियर हो गई? तो अगर मैं यहाँ की मृतभांडों की चर्चा करता हूँ कि साहब यहाँ से जो हमें मृतभांड प्राप्त हुए हैं वह कैसे हैं, तो सर उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कपीश वर्णी। बताओ भाई, क्लियर हो गई? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है गेरिक मृतभांड और इन्हें क्या कहा जाता है? मटमैले रंग के मृतभांड। मटमैले रंग के मृतभांड, ठीक है। अंग्रेजी में ऑर्चिड कहते हैं, ऑर्चिड टाइप वेयर। क्लियर हो गई? और यह मृतभांड जो है काले और नीले रंग से अलंकृत है, नीले रंग से डेकोरेटेड है, अलंकृत है। काले और नीले रंग से यह कैसे हैं? याद रखिएगा, अलंकृत हैं। मूल रूप से लाल रंग के बने हुए हैं, ठीक है ना, लाल रंग से बने हुए हैं। लाल रंग से बना करके उनके ऊपर काले और नीले रंग की जो है अलंकृत डिजाइनें तैयार की गई है। इसके अलावा यहाँ पर मछली पकड़ने का एक कांटा प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं, तांबे के कई सारे बर्तन प्राप्त हुए हैं, आभूषण प्राप्त हुए हैं। जो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है तो इसका तात्पर्य 2 बातें होती है। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। पहला ये कि साहब यहाँ के लोग मछली खाने के शौकीन रहे होंगे। दूसरा ये कि यहाँ के उस समय कांतली नदी में इतना पानी था कि ये मछली पकड़ा करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तांबे के आयुध यहाँ से प्राप्त हुए। आयुध का मतलब होता है हथियार। तो यहाँ से तांबे के हथियार, ठीक है। इसके अलावा तांबे के बर्तन,
तांबे के आभूषण, तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद अगर थोड़ी सी हमें और चर्चा करना चाहूं तो कहते हैं मछली पकड़ने का कांटा, कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा यानी कि यहाँ के लोग भाई साहब मछली पकड़ने के शौकीन रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर थोड़ी सी और बात करते हैं तो यहाँ पर तांबे के परछे प्राप्त हुए हैं। तांबे के परछे क्या होते हैं जी? तांबे की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, तांबे के परछे प्राप्त हुए हैं। परछे यानी कि कढ़ाई। ठीक है, कुछ इस तरह की बनी हुई है। ठीक है, ये तांबे के परछे होते हैं। क्लियर हो गई। यहाँ पर पत्थर से बना हुआ एक बांध प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मकान के निर्माण में केवल और केवल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या यूज हुआ है। तो मेरे दोस्त पत्थर से बना बांध प्राप्त हुआ है। अब पत्थर से बना हुआ बांध किस बात का संकेत है? तो भाई साहब यह संकेत है जल संरक्षण का, जल संरक्षण का संकेत है। इसके अलावा मकान निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा ईंटों का प्रयोग किया। ईंटों का नहीं मेरे दोस्त, ईंटों के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मकान निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये है मेरे दोस्त हमारी 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो आपके फर्स्ट ग्रेड जीके के सिलेबस में दे रखी है। कालीबंगा है, गणेश्वर है, बैराट है और आहार सभ्यताएं आपके सिलेबस में दे रखी है। ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है। यहाँ पर हमारा इतिहास विषय के साथ साथ डॉक्टर मनोज जैन सर का हिंदी का कोर्स भी अवेलेबल रहे। क्या ये बात क्लियर हो गई? डॉक्टर मनोज जैन सर का हिंदी में कोर्स जो है वह भी यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा हिस्ट्री का कोर्स है, इतिहास विषय का कोर्स 49% डिस्काउंट के साथ चल रहा है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, पूर्णतः नवीन पैटर्न पर आधारित है। लाइव क्लास है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रिंटेबल नोट्स है, कंप्लीट कोर्स है, टाइम बाउंड है, यूजफुल फॉर ऑल पीजीटी एग्जाम। अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी यह कोर्स आपके लिए उपयोगी है। तो बिना किसी देरी के आज ही कोर्स लीजिए। कोई समस्या आती है तो 8802060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यह क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। हमने कालीबंगा पढ़ा, हमने आहार पढ़ा, हमने बैराट पढ़ा, हमने गणेश्वर पढ़ा। क्लियर हो गई? फटाफट से क्योंकि रिवीजन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं, विशेष तौर पर आज की क्लास का। ठीक है, हमने हमारी क्लास की शुरुआत करी 4 सभ्यताओं। पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला प्रयास C.A. हक्कट के द्वारा किया गया था, 1870 में किया, इंदरगढ़ और जयपुर से। इसके बाद ACL कालाइल के बारे में हमने पढ़ा। कालीबंगा सभ्यता, स्थिति, खोज, उत्खनन, कालक्रम पढ़ा। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, 5 स्तर, उपनाम आपको बताए मैंने। आकार के बारे में, विशेषताओं के बारे में पढ़ा। जुता हुआ खेत हमने यहाँ पर देखा। कालीबंगा से और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है? वृषभ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, छिद्रित कंकाल है, कपास है, भूकंप है, लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय पशु आकृतियों के बारे में हमने चर्चा करी। कोट दीजी सभ्यता के बारे में बताया। आहार सभ्यता या बनास सभ्यता का परिचय देखा, कालक्रम देखा, मृतकों का टीला, उपनाम देखते हुए हमने इस सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा यहाँ पर की थी। क्लियर हो गई? इसके बाद पशलों के बारे में पढ़ा, लेफिस लाजुली के बारे में पढ़ा, आहार सभ्यता की स्थल पढ़े, बैराट सभ्यता के बारे में परिचय पढ़ा, 4 पहाड़ियां पढ़ी, उत्खनन पढ़ा, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, भीम डूंगरी पढ़ा, कैप्टन बर्ड, अशोक का भाबरू शिलालेख ACL कालाइल के द्वारा खोजा गया। इसके बाद अगर बात करता हूँ बीजक डूंगरी से महाविहार पढ़ा, गोल मंदिर पढ़ा, अकबर का जैन मंदिर पढ़ा, संकलिपि पढ़ी, 36 मुद्राएं पढ़ी, शैल चित्र पढ़े, मृतभांड पढ़े। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता के परिचय के बारे में बात करी, उपनाम पढ़ा, ताम्र पाषाणिक उपकरणों में 99% शुद्धताएं, मृतभांड पढ़े। इसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा, तांबे के परछे, पत्थर का बना हुआ बांध और मकान निर्माण में पत्थर का उपयोग। कैसी लगी आपको यह क्लास? हमें जरूर सूचना उपलब्ध करवाइएगा और इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए, प्यार देते रहिए आप अपना। मेरे दोस्त, इस समय आप काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर लाइव थे। इस क्लास की PDF में आपको काव्य क्लासेस कोटा और चंदू सर की क्लास टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा।
पीजीटी इतिहास विषय का कोर्स लेने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, देरी मत करिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त कहीं सारे कोर्स अवेलेबल हैं, उन कोर्स में भीड़ बहुत है। हमारे यहाँ पर आपके ऊपर पर्सनलाइज्ड ध्यान दिया जाता है। यह मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके कोर्स ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए जल्दी करें, और बड़ा शानदार तरीके से कोर्स चल रहा है। प्राचीन भारत की कक्षाएं चल रही है, विश्व इतिहास की भी चल रही है, क्योंकि अभी डेली 2 क्लास हमने आपके लिए आयोजित कर रखी है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलताओं के साथ, दुआओं के साथ आपकी एक कदम आपकी कामयाबी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।